दोस्तों, पाकिस्तान क्यों बना था? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान वाकई अलग मुल्क चाहती थे? ऐसा है तो फिर सदियों से वो एक ही मुल्क में हिंदुओं और सिखों के साथ कैसे रह रहे थे? अब फिर पाकिस्तान मुसलमान जागीरदारों और उमरा ने बनाया क्योंकि मुत्तहिदा और जमहूरी हिंदुस्तान में ना तो उनको इक़्तिदार मिलता और ना उनकी जागीरें बढ़ती। इस वीडियो में हम एक और अहम सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान बनने के पीछे बरतानिया और मगरबी ममालिक का हाथ था? क्या उन्होंने ये मुल्क सोवियत यूनियन के खिलाफ अपने स्ट्रेटेजिक मुफाद के लिए बनाया था? चैनल पर खुश आमदीद। इस वीडियो में हम पाकिस्तान बनने की वजूहात तलाश करेंगे। हमें हमारी किताबों में ये पढ़ाया गया है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अलग मुल्क चाहती थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी और हिंदू अक्सरियत मुसलमानों को उनके जायज़ हुकूक देने को तैयार न थे। मुसलमान मुस्तकिल अक़लियत बन जाते और हिंदुस्तान में हिंदू राज कायम हो जाता। आजकल भारत में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। दूसरी तरफ हमें यह पढ़ाया गया कि हिंदू और कांग्रेस पाकिस्तान बनने के भी खिलाफ थे। लेकिन आज तक किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि इस वक्त की हुकूमत यानी बरतानवी राज की क्या ख्वाहिश थी। अब जानते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी तक बरतानवी राज को कोई ख़ास खतरा पेश नहीं आया और उनके पास फैसलाकुन ताकत मौजूद थी। याद रखिए, बरतानिया ने 200 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। अपने वतन से लाखों मील दूर आकर और हज़ारों जानें कुर्बान करके दुनिया के अमीर तरीन मुल्क पर कब्जा किया। बरतानिया ने इंतहाई बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा। 200 साल में एक जंग आज़ादी के अलावा उनके इक़्तिदार को कोई चैलेंज नहीं आया। दोनों अजीम जंगों में हिंदुस्तान के लोग बरतानिया की फ़ौज का हिस्सा बने और भरपूर मदद की। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, इस वक्त बरतानिया और अमरीका के मगरबी बलाक ने दूसरी जंग अजीम में फैसलाकुन कामयाबी हासिल की थी। तो फिर बरतानिया को अपने ताजे बरतानिया के सबसे कीमती हीरे यानी हिंदुस्तान को क्यों छोड़ना पड़ा और क्यों तकसीम करना पड़ा? दूसरी जंग अजीम के फाते बलाक को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इंतहाई आसानी से न सिर्फ आज़ादी दे दी और साथ ही मुसलमानों को बगैर जंग के मुल्क भी मिल गया? क्या इस सब के पीछे सिर्फ हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफात थे या फिर बात इससे कुछ ज़्यादा गहरी है? क्या इस मगरबी ब्लॉक के इस रीजन में तवील मुद्दत मफादात थे जिनके लिए वो हमेशा यहाँ अपना असर कायम रखना चाहती थे? इन सवालात का जवाब तलाश करने के लिए हम चंद अहम वाक़ियत पर नज़र डालेंगे। हम इस वक्त के इंटरनेशनल सियासी माहौल को तफसील से डिस्कस करेंगे। फिर हम बरतानवी राज में हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत पर नज़र डालेंगे। हम एक सदी पीछे जाते हैं और सबसे पहले इस वक्त के इंटरनेशनल सियासी माहौल पर एक नज़र डालते हैं। इस वक्त दूसरी जंग अजीम एटम बम की तबाही देखने के बाद मुश्किल से ख़त्म हुई थी। इस जंग के नतीजे में बरतानिया इंतहाई कमज़ोर हो चुका था और अपनी बरतरी खो चुका था। अमरीका वाज़ेह तौर पर दुनिया की वाहिद सुपर पावर के तौर पर उभरा था। सोवियत यूनियन दूसरी ताकत के तौर पर उभरा। अगरचे इन दोनों ने जर्मनी के खिलाफ मिलकर जंग लड़ी, लेकिन जंग के खात्मे पर ही उनके दरमियान दुनिया पर कंट्रोल का मुकाबला शुरू हुआ, जिसको सर्द जंग और दूसरी ग्रेट गेम कहा जाता है। पहली ग्रेट गेम बरतानिया और रूस के दरमियान मुकाबले को कहा जाता है, जो कि 19वीं और 20वीं सदी में जारी रही। इस ग्रेट गेम के असरात हिंदुस्तान में भी महसूस किए गए, जिसके नतीजे में बरतानवी फ़ौज को अफगानिस्तान में 3 जंगें लड़ना पड़ी। दूसरी ग्रेट गेम के आगाज़ पर जब ताकत का मरकज़ अमरीका बना तो उसने बरतानिया और तमाम यूरोपी ताकतों को तमाम मकबूजा ममालिक आज़ाद करने को कहा। इसकी 2 वजूहात थी। एक तो अमरीका खुद बरतानिया से जंग करके आज़ादी और जमहूरियत के फ़लसफ़े पर बना था और यही फ़लसफ़ा वो पूरी दुनिया में फैलाकर अपना कंट्रोल कायम करना चाहता था। दूसरा ये कि ये तमाम मकबूजा ममालिक इंटरनेशनल लेवल पर अमरीकी कंट्रोल के लिए मिसला बन सकते थे, क्योंकि सोवियत यूनियन इन ममालिक में आज़ादी की तहरीक को मदद देकर मगरबी ताकतों को जंग में फंसा सकता था। लिहाजा आपने देखा होगा कि दूसरी जंग अजीम के 10 साल के अंदर तमाम यूरोपी मुल्क अपनी कॉलोनी से महरूम हो गए। इनमें से अक्सर मुल्क खासकर अरब ममालिक, पाकिस्तान और इंडोनेशिया वगैरह आज़ाद होकर अमरीका के इत्तेहादी बन गए। तभी सीन2 और नाटो जैसे सोवियत यूनियन मुखालिफ बलाक बने, जिन्होंने सर्द जंग और सोवियत यूनियन तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने वारसा पिकेट नामी बलाक बनाया। जोग्राफियाई तौर पर सोवियत यूनियन को यूरोप में मगरबी ब्लॉक पर बरतरी हासिल थी। पूरा मशरकी यूरोप और जर्मनी तक उसके कब्जे में था। इस वजह से मगरबी यूरोपी ममालिक इंतहाई गैर महफूज थे। मगरबी बलाक के पास इस मसले का वाहिद हल सोवियत यूनियन को इसकी पुश्त की जानिब से पकड़ना था, जिसका एक रास्ता हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से जाता था और दूसरा चीन से। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक माहौल का जायजा लेने के बाद अब हम हिंदुस्तान की इस वक्त की अंदरूनी सियासत और मुख्तलिफ सियासी ताकतों के टकराव को देखते हैं।
हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में 3 कुव्वत थी: कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और बरतानवी राज। इनमें फैसला कुन ताकत बरतानवी राज के पास थी। आज़ादी की तहरीक में मुस्लिम लीग 6 मुसलमान अक्सरियती सूबों को मिलाकर अलग मुल्क मांग रही थी। कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने और इक़्तिदार अक्सरियती पार्टी के हवाले करने का मुतालबा कर रही थी। अंग्रेज़ हिंदुस्तान को मुकम्मल आज़ादी देने के बजाय डोमिनियन का दर्जा देना चाहती थे, यानी वज़ीर-ए-आज़म मकामी हो जो कि बरतानिया के बादशाह के नीचे हो। अगर हम जंग आज़ादी से हिंदुस्तान की आज़ादी तक के तारीख़ी वाक़ियत का जायज़ा लें तो जो हक़ाइक़ सामने आती हैं वो ये: जंग आज़ादी में शिकस्त के बाद मुसलमान तरक्की में बहुत पीछे रह गए। हिंदू और कांग्रेस पार्टी छा गए। मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों से अच्छे ताल्लुकात के लिए नवाबों ने बनाई और 1940 तक कोई ख़ास मकाम नहीं ले सकी। कांग्रेस मुसलमानों के बुनियादी हुकूक जैसे जुदागाना इंतखाब और आबादी के लिहाज से कोटा देने को भी तैयार नहीं थी। 1937 में इलेक्शन जीतकर कांग्रेस ने इसको हिंदू राज कहा और मुसलमानों का खौफ यकीन में बदल गया। मुस्लिम लीग और जिन्ना साहिब को मुस्लिम अक्सरियती सूबों खासकर पंजाब और सरहद में कोई खास कामयाबी न मिली। तहरीक का जोर हिंदू अक्सरियती सूबों में रहा। दूसरी जंग अजीम में जिन्ना साहिब ने राज की मदद का ऐलान किया, जबकि कांग्रेस ने मुखालफत की और कैद हो गए। पंजाब और बाकी मुस्लिम सूबों में तब जगह बनी जब इस्लाम का नारा लगाया गया और जागीरदारों को पार्टी में शामिल किया। 1940 में मुस्लिम लीग ने करारदादे पाकिस्तान मंजूर की, लेकिन 46 में काबीना मिशन प्लान कबूल कर लिया क्योंकि वो पाकिस्तान के बहुत करीब था। कांग्रेस ने काबीना मिशन कबूल किया और फिर उसको तब्दील करने की धमकी दी। इस पर लीग भी इस मिशन से अलग हो गई। इस पर जिन्ना साहिब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की और रास्त इक़दाम किया, जिसमें मुल्क गिर हड़ताल और हुकूमत की अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान शदीद हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हुए जो पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। आखिरकार बरतानिया ने हिंदुस्तान की तकसीम का फैसला किया। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की तकसीम कबूल करके उनसे पंजाब और बंगाल की तकसीम का मुतालबा किया, जबकि जिन्ना साहिब ने बगैर तकसीम 6 मुकम्मल सूबे पाकिस्तान में मांगे। माउंट बटन ने कांग्रेस का मुतालबा तस्लीम करके जिन्ना साहिब को धमकी दी कि अगर आप बरतानवी प्लान नहीं मानेंगे तो अंग्रेज इसी हालत में हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप कांग्रेस से पाकिस्तान ले लेना। बॉर्डर का ऐलान किया गया, जिसमें न सिर्फ पंजाब और बंगाल भारत के हक में तकसीम हुए, बल्कि गुरदासपुर और अमृतसर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके भी भारत को दे दिए गए। जिन्ना साहिब ने इसको कटा फटा पाकिस्तान करार दिया। दोस्तों, तारीखी वाक़यात पर नज़र डालने के बाद अगर हम मुख्तसर खुलासा करें तो 3 नताइज सामने आते हैं। मुस्लिम लीग ने तमाम 6 मुस्लिम अक्सरियती सूबों यानी पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, बंगाल और आसाम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। ये एक इंतहाई बड़ा और मजबूत मुल्क होता। कांग्रेस तकसीम के खिलाफ थी, लेकिन इसने सिर्फ एक शर्त पर तकसीम मानी कि पंजाब और बंगाल को तकसीम किया जाए। इसकी वजह यह थी कि उन सूबों में मुस्लिम अक्सरियत 50% से कुछ ज्यादा थी। अंग्रेजों ने कमाल महारत से दोनों को राजी किया। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दिया और कांग्रेस को पंजाब और बंगाल का आधा हिस्सा। इस तकसीम से पंजाब और बंगाल के अहम तरीन इलाके, नहरें, सड़कें और हेड भारत को मिल गए। इस तरह से एक तरफ तो इंतहाई कमज़ोर पाकिस्तान बना और दूसरी तरफ भारत को कश्मीर की जानिब ज़मीनी रास्ता मिल गया, जिस पर भारत ने ताकत से कब्जा कर लिया, जो आज तक दोनों मुल्कों में दुश्मनी की वजह है। कश्मीर भारत को क्यों दिया गया, इस पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अब हम वापस अपने असल सवाल की तरफ आते हैं कि बरतानिया ने ऐसा क्यों किया। हमारी अब तक की वीडियो से जो हक़ाइक़ सामने हैं उनके मुताबिक वाज़ेह है कि दूसरी जंग अजीम के महदूद अरसे के अलावा बरतानिया और रूस दुश्मन ताकतें थीं। इस जंग के बाद दुनिया पर कंट्रोल का यही मुकाबला अब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान शुरू हुआ। इसके नतीजे में मगरबी ब्लॉक नाटो, सीटो और सिंटो बने, जबकि सोवियत यूनियन ने वारसा पिकेट नामी ब्लॉक बनाया। जोग्राफियाई तौर पर सोवियत यूनियन को यूरोप में मगरबी ब्लॉक पर बरतरी हासिल थी। पूरा मशरक़ी यूरोप और जर्मनी तक उसके कब्जे में था। इस वजह से मगरबी यूरोपी ममालिक इंतहाई गैर महफूज थे। मगरबी ब्लॉक के पास इस मसले का वाहिद हल सोवियत यूनियन को इसकी पुश्त की जानिब से पकड़ना था और उसका वाहिद रास्ता हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से जाता था। चीन खुद कम्युनिस्ट बन चुका था। बरतानवी राज दूसरी जंग अजीम में कांग्रेस के रवैये से अंदाज़ा लगा चुका था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान किसी सूरत सोवियत यूनियन के खिलाफ उनकी मदद नहीं करेगा। आगे चलकर यह अंदाज़ा सच साबित हुआ जब भारतीय हुकूमत ने न्यूट्रल पॉलिसी बनाई।
لہذا برطانیہ اور مغربی بلاک کے مفاد میں تھا کہ ہندوستان کے شمال میں ایک ایسا ملک بنایا جائے جو کہ مغرب کے زیر اثر رہے، یہاں ایسی فوج ہو جو سوویت یونین سے ویسے ہی لڑ سکے جیسے ماضی میں ہندوستان کی برطانوی فوج نے جنگ کی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس ملک کا جغرافیائی اور معاشی طور پر انتہائی کمزور ہونا ضروری تھا، ایسا کمزور ملک جو کہ مغرب کی امداد کے بغیر نہ چل سکے اور بھارت سے ہر وقت فوجی خطرے میں رہے۔ امریکہ نے شروع میں اس پلان کی مخالفت کی، لیکن برطانوی حکومت کے سمجھانے پر اسٹریٹجک مفاد دیکھتے ہوئے اس کو قبول کر لیا۔ لہذا دوستو، اپنے دیکھا کہ جو پاکستان بنا وہ اس قدر کمزور ہے کہ آج تک خود کفیل نہیں ہو سکا، بیرونی امداد کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکا۔ جناح صاحب نے اسی لیے اس کو کٹا پھٹا پاکستان کہا تھا۔ مغربی بلاک کے اس پلان میں مشرقی پاکستان غیر اہم تھا، ان کا اصل فوکس مغربی پاکستان ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام حکومتی مشینری اور فوجی چھونیاں مغربی پاکستان میں بنی۔ سن اکتر کی جنگ میں جب مشرقی پاکستان پر بھارتی قبضہ ہوا تو امریکہ نے وعدے کے باوجود کوئی مدد نہ کی، مگر جیسے ہی بھارتی فوج نے مغربی پاکستان کی طرف رخ کیا تو امریکی صدر نے اندرا گاندھی کو صاف الفاظ میں کہا کہ مغربی پاکستان پر بھارتی قبضہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغربی پاکستان ان کی گریٹ گیم میں سوویت یونین کے خلاف اہم ترین موقع تھا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ مغرب نے اپنی جنگوں میں کھل کر اس ملک اور اس کی فوج کو استعمال کیا۔ سوویت یونین کا ٹوٹنا اور القاعدہ کے خلاف 20 سالہ جنگ پاکستان کے بغیر ممکن نہ ہوتے۔ متحدہ ہندوستان کو وہ اس طرح کبھی استعمال نہ کر سکتے۔ ان کے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت یہ ملک بنا۔ برطانوی راج اور مغربی بلاک کو مسلمانوں کا کوئی درد نہیں تھا۔ آج کی سرد جنگ یعنی مغرب اور چین کے بیچ بھی پاکستان رسہ کشی کا حصہ ہے۔ ایک طرف چین کو خلیج فارس میں پاکستان سے راستہ چاہیے، جس کے لیے اس نے پاکستان کو سیپت کا پیکج دیا، دوسری طرف مغربی بلاک چین کو یہ راستہ دیے جانے پر ناخوش ہے۔ پاکستان میں باری باری نواز شریف اور عمران خان حکومت کا ٹوٹنا، IMF کا دباؤ اور شدید معاشی بدحالی اسی رسہ کشی کا ہی نتیجہ ہے۔ اس نئی سرد جنگ پر ہم الگ سے ایک ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان بننے کے پیچھے برطانوی راج اور مغربی ممالک کا ایک واضح مفاد موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو طاقتور نہیں کمزور ملک دیا جو آج تک ان کی امداد پر چل رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا متحدہ ہندوستان میں مسلمان خوش رہ سکتے تھے؟ آپ کے خیال میں کیا جناح صاحب کو کٹا پھٹا پاکستان قبول کرنا چاہیے تھا؟ کیا پاکستان کبھی بھی خود کفیل ہو کر مغرب کے اثر سے باہر آ سکے گا؟ ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔